गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट को उसी तरीके से पढ़ेंगे जैसे हमने गैस स्टेट को पढ़ा है, लेकिन ये टॉपिक बहुत छोटा सा है, इससे मैक्सिमम 2 लेक्चर ही बनेंगे हमारे पास, है ना। पर इससे क्वेश्चंस आते हैं। आजकल का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिसर्च के लिए भी और वैसे। चलिए देखते हैं लिक्विड स्टेट का। तो हम लोग कहते हैं कि जो लिक्विड स्टेट है उसका अपना एक करेक्टर है जो कि सॉलिड और गैस स्टेट के बीच में। एक कंटेनर आप ले रखते हैं, उस कंटेनर के अंदर जब एक मटेरियल को फिल करते हैं और मटेरियल में कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि उनके पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स तो होता है, नो डाउट, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना भी नहीं होता कि पार्टिकल अपनी जगह पर ही रहे। मींस पार्टिकल मूव भी करते हैं और उसके लिए उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी इतनी नहीं होती कि इस बर्तन की दीवार को छोड़ के चले जाए। एक बात है, तो इसका मतलब लिक्विड स्टेट से जुड़ी हुई कुछ खास बातें क्या है कि ये पार्टिकल अपने पोजीशन को छोड़ते रहते हैं, मतलब घूमते रहते हैं, लेकिन इनका ये मोशन बर्तन के पेरीमीटर के अंदर ही होता है। इसी वजह से जब हम इनको कंप्रेस करते हैं तो इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जहां से पार्टिकल शिफ्ट हुआ उधर कोई दूसरा पार्टिकल आ जाता है, ठीक है। क्योंकि इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इंटर पार्टिकल फोर्स है, वो बहुत ज्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। इससे 2 चीजें बन के आती कि इनके पार्टिकल एक दूसरे के इफेक्ट में तो होते हैं, इतना ज्यादा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इतना ज्यादा नहीं होता कि वो घूम ही ना सके, मतलब वो घूमते भी है, तो इस तरीके से कह सकते हैं मीडियम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्लियर। जिसकी वजह से इनका शेप, तो हमारा इनका जो शेप होता है वो इंडेफिनिट हो जाता है, लेकिन जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनिट होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो क्या है, डेफिनिट है, लेकिन जो शेप है वो फिक्स नहीं है। शेप किसका होता है, शेप ऑफ कंटेनर होता है ना, शेप ऑफ कंटेनर। जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन की शक्ल को अख्तियार कर लेते हैं, उसी बर्तन की शक्ल को ये रख लेते हैं। इनका वॉल्यूम डेफिनिट है, नो डाउट, वॉल्यूम तो इनका फिक्स है, लेकिन इनका शेप फिक्स नहीं है। यहाँ पर जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो बहुत ज्यादा नहीं है ना बहुत कम है। क्या है ये, इज मॉडरेट, है ना, मॉडरेट। उसके बाद क्या है, थोड़ा सा बड़ा लिख दो। अच्छा जी, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मॉडरेट है, मॉडरेट है। साथ में क्या लिखेंगे, ध्यान से देखें, काइनेटिक एनर्जी इनकी कम नहीं है और ना बहुत ज्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी भी लो कहेंगे आप, ठीक है जी। काइनेटिक एनर्जी होती है लेकिन लो होती है। उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है ना, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है इनकी, लो होती है। अब दिख रहा है ना ये, हेलो, हाँ जी, कंप्रेसिबिलिटी लो होती है इनकी। अगर द्रव हमारा, अगर लिक्विड प्योर है ना, अगर लिक्विड प्योर है तो ये आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। तो अगर हमारे पास प्योर लिक्विड होते हैं तो प्योर लिक्विड कैसे होते हैं जी, आइसोट्रोपिक होते हैं, है ना, आइसोट्रोपिक। इसका मतलब क्या हुआ कि हर डायरेक्शन में इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। आइसोट्रोपिक का मतलब होता है कि किसी भी डायरेक्शन में जाइए प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। अगर डायरेक्शन चेंज कर देने पर प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाए तो उसको हम एनाइसोट्रोपिक बोलते हैं। अगर प्योर लिक्विड है तो
दूसरी बात जो और इम्पोर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर, आपने ये चीजें देखनी है, काइनेटिक एनर्जी, कंप्रेसिबिलिटी, प्योर लिक्विड है तो आइसोट्रोपिक होंगे, अगर लिक्विड क्रिस्टल है तो एन आइसोट्रोपिक होंगे, ठीक है। अगर लिक्विड क्रिस्टल की फॉर्म में है, लिक्विड क्रिस्टल बताऊंगा क्या होता है, बहुत पूछा जाने वाला टॉपिक है ये, तो ये कैसा होगा हमारा एन आइसोट्रोपिक, मीन्स हर एक डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज इनकी मिलने वाली। उसके बाद देखिए आप लोग, क्या इसमें इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, गैस से किस तरीके से अलग है, तो इनमें फ्लूइडिटी होती है ना, लेकिन गैस इतना नहीं होता, ठीक है जी। इंटर पार्टिकल स्पेस कम होता है, मीन्स लो होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको आज पढ़ना है वो क्या है कि Cp माइनस Cv की वैल्यू कितनी आएगी इनके लिए, हेलो बताते भी जाओ आप लोग प्लीज। यस सर, 0 होगी, है ना, क्योंकि Cp माइनस Cvr तो गैस के लिए आता है, तो ये हमारा 0 बनेगा, ठीक है जी। इन बातों से क्वेश्चंस आपने पूछे जाएंगे, ठीक है। हमारे पास गैसों की स्टडी के लिए जो पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट थी वो थी नंबर ऑफ मोल गैस के क्या है, मींस अमाउंट ऑफ गैस क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है, टेम्परेचर ऑफ गैस क्या है, और साथ में प्रेशर ऑफ गैस क्या है। 3 चीजों को हमने पढ़ा, 4 चीजों को पढ़ा था। मोल मींस अमाउंट ऑफ गैस, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम। इन्हीं चारों के बीच में हमने बहुत तरीके के रिलेशन सीखे हैं जिनको हम डिफरेंट गैसेस लॉ के नाम से जानते हैं, चाहे वो बॉयल्स लॉ हो, चाहे चार्ल्स लॉ हो, चाहे ग्राहम लॉ पढ़ा हो हमने, चाहे हमने डाल्टन लॉ पढ़ा हो। बात तो समझ में आ रही होगी, है ना। ठीक किसी तरीके से लिक्विड की स्टडी के लिए, है ना, जो रेफरेंस प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, तो रेफरेंस प्रॉपर्टीज और स्टडी ऑफ लिक्विड। लिक्विड को पढ़ना है तो किन चीजों को जानना होगा, तो आप जानिए सबसे पहले कि वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर, बहुत डिटेल में इसका कॉन्सेप्ट मिस नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे को। वेपर प्रेशर क्या होता है, फिर आपको एक बात और पता होना चाहिए, जब वेपर प्रेशर आपको पता लग गया तो आपको पता होना चाहिए कि सरफेस टेंशन क्या होता है, ठीक है जी। सरफेस टेंशन क्या होता है ना। जब आपको सरफेस टेंशन पता लग जाए तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी क्या होती है ना, श्यानता कहते हैं हिंदी में। और फोर्थ में होता है पैराफोर, ठीक है। हम इन चारों चीजों को अलग अलग डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल, डिटेल फार्मूला और सारी चीजें क्या क्या हैं, तो आपको घबराना नहीं इन चीजों से, ठीक बात है। ये चीजें क्लियर हो रही हैं सबको, बोर्ड विजुअल है क्या सारे लोगों को। पैरा क्या है ये, पैराकोर ओके, पढ़ेंगे इसको बेटे, है ना। पिछले 2 बार से क्वेश्चंस आने लग गए इस पे, इस नाते में डाल दिया। ये बताओ विजिबिलिटी मेंटेन है कि नहीं है, आवाज में तो प्रॉब्लम नहीं है। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, सही है सर। हाँ, थोड़ी सी आज मेरी तबीयत डाउन थी, साथ आवाज थोड़ी सी डाउन लगेगी आपको, है ना। चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे, जब हमने प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड को पढ़ ली है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं लिक्विड में, है ना। इनके शेप और वॉल्यूम क्या होते हैं, शेप तो इनडेफिनिट होता है लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनिट होता है। इनकी डेंसिटी गैसों की कंपेयर में बहुत हाई होती है, राइट, ठीक है। फिर आपने ये पढ़ लिया कि इनमें इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉडरेट होता है, गैसों की कंपेयर में ज्यादा होता है और सॉलिड की कंपेयर में कम होता है। काइनेटिक एनर्जी लो होती है क्योंकि पार्टिकल मोशन तो करते हैं, ब्राउनियन मोशन, लेकिन वो बर्तन की दीवार को छोड़ के जाने की एनर्जी नहीं रखते। कंप्रेसिबिलिटी भी लो होती है,
अगर प्योर लिक्विड है तो आइसोट्रॉपिक होंगे, अगर लिक्विड क्रिस्टल के फॉर्म में है तो एनाइसोट्रॉपिक होंगे, और इंटर पार्टिकल स्पेस भी लो होता है, Cp माइनस Cp 0 होता है। इनकी स्टडी के लिए जो रेफरेंस पैरामीटर या प्रॉपर्टीज हैं वो हमारे पास 4 हैं, वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी और पैराफिन। कोई डाउट है क्या? बताओ। तो नो सर। नहीं सर। अब हम सीखने वाले हैं ऐसा टॉपिक जहां से शायद ही ऐसा कोई टाइम हो जहां क्वेश्चन ना आया। मुझे नहीं लगता कि पीजीटी के किसी एबीएस एनबीएस किसी स्टेट का पेपर आया हो और यहाँ से क्वेश्चन ना आया हो, मुझे नहीं मालूम। देखा आप पिछले सीबीएसई जब साल पहले तो पता लग जाएगा। ये हमें गैस स्टेट में ही पढ़ना चाहिए था, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि दो चीजें दो बार पढ़ने का कोई मीनिंग नहीं है। गैस में स्नाते पढ़ते हैं कि गैस लिक्विड हो क्यों जाती है, और हम लिक्विड में स्नाते पढ़ते हैं कि लिक्विड बने क्यों रहते हैं। ठीक है जी, तो चलिए देखिए इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस इन लिक्विड। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है जी, इन लिक्विड। ये सब होती कैसी है? वीक फोर्स होते हैं, वीक फिजिकल फोर्स होते हैं, याद रखिए। ठीक है जी, वीक फिजिकल फोर्स। इनमें हम पहली कैटेगरी पढ़ने जा रहे हैं, आप लोग जानते हैं, जिसका नाम है डाइपोल डाइपोल फोर्स, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है जी, गैस में भी सेम एग्जांपल ले सकते हैं, डाइपोल 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 इंटरेक्शन पढ़ने वाले हम लोग, डाइपोल डाइपोल। चलिए देखिए कैसे होते होंगे। मान लीजिए गैस है, एक लिक्विड फॉर्म में आने वाली है HCl। गैस जब लिक्विड बनती है तो कैसे बनती है? ये HCl का एक मॉलिक्यूल है, एक बात है। तो HCl की खास बात क्या है कि हम लोग जानते हैं कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन के कंपेयर में कहीं ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? इसकी तो 3.2 होती है भैया, इसकी होती है 2.5। तो बताइए बॉन्ड का मतलब, केमिस्ट्री वाले इलेक्ट्रॉन सीखेंगे। बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन अगर आपने मान लिया ना, तो केमिस्ट्री की सारी प्रॉब्लम का समाधान आपके पास आ जाएगा। बॉन्ड का मतलब आप मानेंगे इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर जो खींचता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मींस Cl क्या है? 3.2 फोर्स से इलेक्ट्रॉन को, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, और उसी इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन 2.5 पावर से खींचेगा। अब बताइए इलेक्ट्रॉन किसकी ओर शिफ्ट होगा? क्लोरीन को। क्लोरीन की ओर शिफ्ट हो जाएगा पार्शियली, पूरी तरीके से तो नहीं जाएगा, है ना। अब क्योंकि होता क्या है, एक तो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का खुद का भी है, तो खींच एक्चुअली में कितने इलेक्ट्रॉन रहा है? एक ही रहा है ना। इससे पार्शियली माइनस आ जाएगा, इसमें पार्शियली प्लस आ जाएगा। पार्शियल इसलिए है क्योंकि कंप्लीटली नहीं जा रहा है, हल्का सा शिफ्ट हो रहा है चार्ज। तो हम इसको ऐसे दिखा देते हैं, एक डाइपोल बन गया। क्या बन गया? डाइपोल। लेकिन ऐसा ही डाइपोल इसके पड़ोस में भी बना होगा। यहाँ पर भी जो हमारे पास HCl आइटम होंगे, HCl मॉलिक्यूल होंगे, उसमें भी सेम चीज होगी। ठीक है, यहाँ पर भी डाइपोल बना होगा। तो ये जो प्लस और माइनस पोल बन रहे हैं, ये आपस में दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, इसी अट्रैक्शन को बोलते हैं, इसी फोर्स को बोलते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोई डाउट तो नहीं आई किसी को? जरा सा भी किसी भी तरीके का? नो सर। हाँ जी, नो सर। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, इसके एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। इसके एग्जांपल हमारे पास है H2O है, अमोनिया है, ये सभी जो पोलर मॉलिक्यूल्स हम लोग पढ़ रहे हैं। HCl है, HBr है, HI है, ये जो भी आप मॉलिक्यूल्स आप पढ़ रहे हैं, जो भी लिक्विड, इन सब में ऐसा ही केस आने वाला है। देख लो भैया, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, है ना। हेलो, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर होता है, इनके बीच के
इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके पावर 6 के इनवर्सली मीन्स बहुत ही वीक फोर्स, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू आर के पावर 6। बताइए भैया। यस सर। ठीक है, और सीखें दूसरा, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं आई ना किसी को, सबको समझ में आ गया है। आप मॉलिक्यूल देखिए, अगर मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी है तो इस तरीके के फोर्स आप अट्रैक्शन हो सकते हैं। क्वेश्चन आते हैं जिनमें ये सारे फोर्स आते हैं वही गैस लिक्विड बन जाते हैं, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे प्रेशराइज करने पर। किसी को कंफ्यूजन है भाई? सर जो R है वो HCl के बीच की दूरी है। हाँ, दोनों मॉलिक्यूल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, ठीक है बेटे, दोनों जो द्विध्रुव है उनके बीच। अब वो एज ए द्विध्रुव काम करेंगे ना, एज ए डाइपोल काम करेंगे, ठीक बात है? ओके सर, यस सर। ठीक है भाई। बोर्ड तो आज ज्यादा बढ़िया विजुअल होगा ना, क्योंकि मैंने वो ब्लैक वाला लगा दिया साइड। जी सर, बढ़िया से विजिबल है। यस सर, जरूरत क्लियर पड़ती दिख है रहा तो है, एकदम क्लियर। जूम भी कर लेते हैं सर। हाँ ठीक। इसके बाद है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जा रहे हैं। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस या इंटरेक्शन, मतलब एक ही होता है, इंटरेक्शन, ठीक है। अब हम लोग इसको सीखने जा रहे हैं कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल क्या होता है, ठीक है जी। तो दो मॉलिक्यूल लेने, एक मॉलिक्यूल ये होगा, एक मॉलिक्यूल ये होगा। ये मॉलिक्यूल पोलर होगा और ये मॉलिक्यूल कैसा होगा? नॉन पोलर होगा। इसके लिए म्यू नॉट इज इक्वल टू भी 0 होगा डाइपोल मोमेंट, इसके लिए म्यू कैसा होगा जी? 0 होगा। इतनी बात तो समझ में आ गई सबको? और अब होगा क्या, इस पोलर पड़ोसी को देख करके नॉन पोलर पड़ोसी के अंदर भी कुछ कुछ होता है। देखो क्या होता है, इस पोलर सिस्टम को देख करके, जो कि इस तरीके का है ना, जिसके एक सिरे पर प्लस है दूसरे सिरे पर माइनस है ना, ऐसा है इस सिस्टम का। तो ये जो आपके पास नॉन पोलर वाला है ये कुछ ऐसा था, सिमेट्रिकल था, ये प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, कुछ इस तरीके से था। लेकिन इसके प्रभाव में आने के बाद, ठीक है, इस वाले के इफेक्ट में आने के बाद कुछ ऐसा हो जाता है, जैसे अगर मान लीजिए आप बहुत अच्छे आदमी के संगत में रहते हैं तो आपके अंदर कुछ अच्छाई इंड्यूस हो जाएगी, आप बहुत बुरे आदमी के संगत में रहते हैं तो कुछ बुराई इंड्यूस हो जाएगी। तो हो क्या रहा है, इसके अट्रैक्शन की वजह से ये प्लस क्या करता है, इसके सारे माइनस को बोलता है मेरी ओर आ जाओ, है ना, तो इसके सारे माइनस क्या होने लग जाएंगे, इसकी ओर आएंगे, है ना। ध्यान से सुनो, क्योंकि ये प्लस है तो कुछ ऐसा बन जाएगा जी, प्लस माइनस, इस प्लस को देख करके इसमें कुछ ऐसा हो जाएगा, इसके सारे माइनस वाले पार्ट इधर आ जाएंगे प्लस वाले, और आते ही इनमें क्या आ जाएगा, अट्रैक्शन आ जाएगा। तो ये तो है इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है जी, और ये क्या है, प्योर डाइपोल है। जो कि नॉन पोलर सिस्टम था उसके अंदर डाइपोलरिटी इंड्यूस कर दिया इस डाइपोल ने। अब इनके बीच में जो इंटरेक्शन आएगा इसका नाम होगा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। और अगर ये पूरा डिस्टेंस r हो तो यहाँ भी फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा, 1/r के पावर 6। ये भी बहुत पूछा जाता है भैया, इस तरह से पढ़ लो। ये कुछ फजान रूल की तरह है ना? हाँ जी,
फजान रूल। फजान रूल भी कर सकते हैं, बिल्कुल, है ना। फजान रूल जैसा आप फजान रूल की तरह ना है थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत तो है, फजान रूल में भी पोलराइजेशन होता है जी, वहां पोलराइजेबिलिटी होती है, बस इतना सा फर्क होता है ना। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि फजान रूल जैसा है। हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग बहुत डिटेल में, ठीक है, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग क्या है, बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री। जिसकी बैकबोन स्ट्रांग होगी ना, केमिस्ट्री की फील्ड में राज करेगा। ठीक बात है, बताओ। यस सर। क्लियर है ना। यस सर। कभी कभी बेंजीन क्या होता है, जो कि नॉन पोलर है और पोलर मॉलिक्यूल के साथ क्लेफ्रेट या कंपाउंड बना लेता है, और जब वो कंपाउंड बनाता है तो इसी तरीके का बनता है, इसी तरीके के इंटरेक्शन होते हैं। चलिए एक दूसरा दिखाता हूँ। आयन डाइपोल, आयन डाइपोल आयन डाइपोल इंटरेक्शन। सर बेंजीन के बारे में कुछ बोले थे, वो आवाज क्लियर नहीं आई थी। मैंने कहा जो बेंजीन मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो कभी कभी क्या करता है, पोलर सिस्टम के साथ अट्रैक्शन होकर के एक स्यूडो कंपाउंड बना लेता है, मतलब एग्रीगेटेड मॉलिक्यूल बनाता है। तो उसमें चूंकि बेंजीन कैसा है, नॉन पोलर है, और वो जो मॉलिक्यूल आपके पास पोलर है उनके साथ इसी तरीके के इंटरेक्शंस होते हैं। तो कभी कभी हमसे पूछे जाते हैं लैब में कि आप बताइए कि ये कंपाउंड तो बन ही नहीं सकता था, एक पोलर था और एक नॉन पोलर था, कैसे इंटरेक्शन हुआ। तो हम बोलेंगे सर इनके बीच में बिग फिजिकल फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, जो कि डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल। ठीक बात है भैया। यस सर। चलिए देखते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन। जैसे मान लो कि तुमने वाटर मॉलिक्यूल है आपके पास, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल तो ऐसा है, वाटर मॉलिक्यूल है कि नहीं है ऐसा, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, तो डाइपोल है भाई। अपना वाटर कैसा है, पोलर है, सब जानते हैं। और पोलरिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दो ऐसी पैरामीटर है वाटर की, जिसकी वजह से वाटर दुनिया में क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है, क्योंकि इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होती है, लगभग 80 होती है, किसी किसी बुक में 78 है, वैसे 80 बहुत सारी बुक्स में दिया है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मींस परावैद्युतांक इसका बहुत हाई होता है, साथ में ये पोलर भी होता है, इस तरह से बहुत लोगों को अपने अंदर क्या कर लेता है, सॉल्युबल कर लेता है। तो जब कोई नेगेटिव आयन इसके पास आता है, इस तरीके का नेगेटिव आयन, है ना, मान लीजिए कि आपके पास ए माइनस आयन आ गया, जो नेगेटिव आयन हुआ ये इन डाइपोल के कोई पॉजिटिव आयन बना, कोई पॉजिटिव आयन हुआ, तो ये जो वाटर डाइपोलर सिस्टम है, इसके इस नेगेटिव एंड के साथ क्या करता है, अट्रैक्शन शो करता है, और ये चारों ओर से इस पॉजिटिव आयन को क्या कर लेते हैं, सराउंड कर लेते हैं, गैदर कर लेते हैं, घेर लेते हैं। इस प्रोसेस को, किस प्रोसेस को, जब किसी आयन को वाटर के अंदर डाला जाता है तो वाटर के डाइपोलर नेचर की वजह से वह वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं बहुत सारे, उस आयन को चारों ओर से सराउंड कर लेते हैं, ठीक है, मींस उसको गैदर कर लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं चारों ओर से। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, एक नाम देते हैं हाइड्रेशन। क्या नाम देते हैं, हाइड्रेशन। इतनी सी बात समझ में आई सबको। हेलो, यस सर। हाइड्रेशन समझ में आ गई ना। और इस Yes, प्रोसेस में क्योंकि प्रोसेस अट्रैक्शन का है, और अट्रैक्शन प्रोसेस में एनर्जी निकलती है, अट्रैक्शन प्रोसेस में एनर्जी क्या होती है जी, निकलती है। तो जिस प्रोसेस में एनर्जी निकलती है, जिस प्रोसेस में अट्रैक्शन होगा वहां एनर्जी निकलेगी, निकलेगी, नो डाउट, है ना। तो ये प्रोसेस अट्रैक्शन का है, और इसी वजह से इसमें एनर्जी क्या हो रही है, निकल रही है।
बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। और जब एनर्जी निकलेगी तो उस एनर्जी का नाम हो जाएगा हाइड्रेशन एनर्जी। क्या नाम हो जाएगा? हाइड्रेशन एनर्जी। तो अब आपसे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रेशन, तो आप बोलेंगे गैदरिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अराउंड द cations or anion is known as hydration and energy released in this process is known as hydration energy। ठीक बात है? बताओ। यस सर। ओके सर। अब हाइड्रेशन एनर्जी कब ज्यादा होगी? जब अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अट्रैक्शन कब ज्यादा होगा? इसके पावर पे डिपेंड करेगा। अगर ये छोटा हो, स्मॉल हो, ठीक है, आई चार्ज हो, आई न्यूक्लियर चार्ज हो, आई न्यूक्लियर चार्ज हो, है ना, तो इसके बदले में क्या ज्यादा होगा? हाइड्रेशन ज्यादा होगा। अगर हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, है ना, सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो हम हाइड्रेशन को सीख रहे हैं। अब देखिए, अगर मैं एक नेगेटिव आयन को वाटर के अंदर डालूं, कि नेगेटिव आयन मान लीजिए हमने B- ले लिया, तो कैसा हो रहा होगा? नेगेटिव आयन में हाइड्रोजन आपका उल्टा आएगा, वाटर मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से आएगा। ऐसा पेज बना लेंगे, घोंसला सा, प्लस 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 प्लस, ये क्या है? माइनस है, ठीक है जी। अब ये प्लस क्या करेंगे? इसके साथ अट्रैक्शन करेंगे, इस आयन के साथ डाइपोल का इंटरेक्शन हो रहा है। अब इस आयन का हाइड्रेशन हो गया है। किस आयन का हाइड्रेशन होता है? जो आयन छोटा होता है। कैसा होता है जी? छोटा होता है। जितना छोटा उतने ज्यादा हाइड्रेशन होगा, और जितने ज्यादा हाइड्रेशन होगा उतने ही ज्यादा ये बड़ा हो जाएगा पानी के अंदर। और अब इस आयन को बोलेंगे हाइड्रेटेड आयन। क्या बोलेंगे? हाइड्रेटेड आयन, ठीक है। और हाइड्रेटेड आयन की जो साइज होती है ना, वो बहुत बड़ी होती है। जितना छोटा होता है उतने बड़ा हो जाता है। तो आप कह सकते हैं ये लिथियम आयन है, ठीक है जी, प्लस ये सोडियम आयन है, प्लस ये पोटेशियम आयन है, प्लस ये रिबिडियम आयन है, प्लस और ये सीजियम आयन है, प्लस। तो इनमें साइज इनकी ज्यादा होती है, सभी लोग जानते हैं, है ना। इसकी साइज क्या होती है? ज्यादा होती है। लेकिन जैसे ही आयन को पानी में डाल देते हैं, जैसे ही आयन को पानी में डालते हैं, खेल उल्टा हो जाता है। उल्टा क्या होता है? लिथियम का हाइड्रेटेड आयन बनता है। और आप देखिए पिछले 10 सालों के पेपर उठा करके ये क्वेश्चन रिपीटेड है बार बार। अब आप बताइए साइज का क्या? ये साइज है इनका, आयनिक साइज। पानी में डाल देता हूं तो Na प्लस एक्वस बनेगा, है ना, K प्लस एक्वस बनेगा, Rb प्लस एक्वस बनेगा। बताइए किसकी साइज बड़ी होगी? लिथियम की। लिथियम की सर। लिथियम की साइज बड़ी हो जाएगी जी। लिथियम की साइज क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। हाइड्रेटेड आयन की साइज बड़ी हुआ करती है। क्यों? क्योंकि उनके जितने छोटे थे उतना ही उनका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा था, जिससे गैदरिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा था। अब आप बताइए पानी के अंदर इनमें से ज्यादा तेज कौन दौड़ेगा? जिसका साइज छोटा हीलियम होगा, प्लस। नहीं, छोटा होगा। हीलियम प्लस। जिसकी साइज छोटी होगी जल्दी जल्दी दौड़ेगा, सिंपल सी बात है, तो है ना। तो पानी के अंदर जो इनकी मूवमेंट होगी ऐसी हो जाएगी, और पानी के अंदर जो तेजी से जो आयन दौड़ता है उसका कंडक्टांस ज्यादा होता है, मींस कंडक्टिविटी रिवर्स हो जाएगी। बताओ जी, है ना। तो कंडक्टिविटी सोडियम आयन की लिथियम से ज्यादा होगी, पोटेशियम आयन की सोडियम से ज्यादा होगी, रुबिडियम आयन की पोटेशियम से ज्यादा होगी। ये बात तो क्लियर होगी सबको। तो हम इस छोटे से टॉपिक में 3-4 बातें जान पाएंगे कि आयन जब आपका किसी पोलर सिस्टम के अंदर डाला जाता है
तो वो आयन उस डाइपोल के अपोजिट पोल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। जो इंटरेक्शन होता है उनके बीच में उसका नाम होता है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयन डाइपोल इंटरेक्शन उसका नाम होता है। और अगर हमारे पास वो जो पोलर सिस्टम है वाटर का है, तो वाटर मॉलिक्यूल आयन के चारों ओर गैदर हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। इस प्रक्रिया या इस प्रोसेस को हम लोग हाइड्रेशन के नाम से जाना करते हैं। और इस प्रोसेस में क्योंकि अट्रैक्शन होता है तो उसमें एनर्जी निकलेगी। तो ड्यूरिंग द हाइड्रेशन प्रोसेस जितनी एनर्जी निकलती है उसका नाम होता है हाइड्रेशन एनर्जी। अगर ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी निकलेगी तो ज्यादा सॉल्वेशन होगा, अगर ज्यादा सॉल्वेशन होगा तो ज्यादा सॉल्वेबिलिटी होगी। सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है। हमने एक एग्जांपल ले लिया किसका, अल्कली मेटल्स का, जिसमें लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और रुबिडियम आयन और सीजियम आयन थे। और हमने देखा इनकी जो आयनिक साइज थी इस तरीके से इंक्रीज हो रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने इनको पानी में डाल दिया, इन आयन के चारों ओर वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गए, इकट्ठा हो गए। इनके चारों ओर जब वाटर मॉलिक्यूल इकट्ठा हो जाते हैं तो इनकी जो हाइड्रेटेड साइज हो जाती है वो बहुत बड़ी हो जाती है। कितनी बड़ी होती है, जितने ये छोटे उतने ज्यादा बड़ी। ये कमाल की बात है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे किसमें, हैलाइड आयन के केस में, जो हैलोजेंस हमारे होते हैं। जब आप हैलोजेंस में यही बात लगाएंगे तो आप कहेंगे सर कि जो फ्लोराइड है ना, अच्छा अगर मैं छोटा क्वेश्चन पूछूं आपसे तो बताओगे, F माइनस H माइनस I माइनस में सबसे बड़ा कौन? आई माइनस सर। I माइनस। इसमें सबसे छोटा कौन है? एफ माइनस सर। सबसे छोटा कौन है? एफ माइनस। अच्छा बताओ, हमने Br माइनस लगा दिया। अब बताओ सबसे, अगर आर माइनस को तो सबसे बड़ा कौन? I माइनस। उसके बाद Br माइनस सर। Br माइनस, उसके बाद Br माइनस, उसके बाद हाइड्रोजन आयन, हाइड्राइड आयन। H माइनस इज द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंटल आयन आफ्टर आयोडाइड आयन। जितने भी एलिमेंट हैं उनके जो नेगेटिव आयन बनते हैं उसमें आयोडाइड आयन के बाद सबसे, आयोडाइड आयन के बाद जो सबसे बड़ा है वो H माइनस है। और जो सबसे छोटा अनायन ज्ञात अभी तक है वो फ्लोराइड है। और यही गुण इस फ्लोराइड में आता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है तो ये सुपर हाइड्रोजन कहलाता है। ये हाइड्रोजन फैमिली की कोई बात नहीं मानता है ना। इस नाते जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ्लोराइड आता है तब डर जाते हैं कि प्रोडक्ट जो हमने सोचा वैसा नहीं बनने वाला। हाइड्राइड माइनस क्या होता है, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंटल अनायन होता है। इस बात को दिमाग में रखेंगे आप, ठीक है जी। बट ऐसा क्यों सर? रीजन है भैया, रीजन ये है कि जो अट्रैक्शन हो, चूंकि साइज क्या होता है, न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस ही तो होता है साइज। हाँ जी, यस सर। और न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन, जो बाहर के इलेक्ट्रॉन वो कितने पास होंगे ये न्यूक्लियर चार्ज भी डिपेंड करेगा। तो जब मैं इसका जेड इफेक्टिव निकालता हूं ना, जेड इफेक्टिव, तो ये उतना हाई नहीं आता जितना कि और सभी में आता है। ठीक है, क्योंकि H माइनस के पास इलेक्ट्रॉन तो दो होते, ध्यान से सुनिए। H के पास एक प्रोटॉन था, एक प्रोटॉन था ना, एक इलेक्ट्रॉन था। आपने एक इलेक्ट्रॉन और डाल दिया तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का रेशियो क्या हो गया, लगभग आधा हो गया। अब दो इलेक्ट्रॉन के लिए एक प्रोटॉन, मींस दो इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटॉन खींच रहा है यहाँ पर। बाकी हर जगह क्या है, कहीं ऐसा रेशियो नहीं है, जस्ट हाफ का रेशियो नहीं है कहीं। देख लीजिए क्लोराइड में, देख लीजिए आप, क्लोराइड के पास 9 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। ये ज्यादा पास आएंगे या ये ज्यादा पास आएंगे, बस आप बता दो सर। फ्लोराइड वाले ज्यादा पास आएंगे, है ना। तो ये Yes, जेड इफेक्टिव जब हम निकालते हैं तो वहां पे हम लोग इसको पढ़ते हैं। बस आप अपने इंफॉर्मेशन के लिए बातों को याद रखिए, क्योंकि हर रोज हम कुछ ना कुछ नई बात तो जरूर देंगे आपको, ठीक है। क्योंकि अगर Okay, यहाँ thank क्लास you. पढ़ने के बाद आप कहीं पर भी जाएंगे, किसी कोचिंग में भी पढ़ाने जाएंगे तो आप फेल नहीं होंगे, इस बात की गारंटी है, ठीक है। जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, क्योंकि मैं उन सब जगहों से निकल के आया, हर जगह पढ़ा के आया। यस सर। हर चैप्टर में एक या दो बारीकी बातें होती हैं जो जनरली बुक्स में कम लिखी मिलती है ना, या लिखी मिलती तो उनका एक्सप्लेनेशन नहीं होता। अब देखिए, अगर मैं इसको पानी में डालूं भैया,
एटम की साइज हो गई। जब पानी में डालोगे तो आप बोलोगे सर F माइनस एक्वस बड़ा हो गया सबसे, ठीक है जी। फिर Cl माइनस एक्वस, फिर Br माइनस एक्वस, है ना। और कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। लेकिन एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, H प्लस के केस में क्या होगा सर? H प्लस तो सबसे छोटा है क्योंकि कैटायन है, और उसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा क्यों होती है? दुनिया में जो आयन है उसमें H प्लस की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, जबकि वो सबसे छोटा है। अगर वो सबसे छोटा है तो पानी में ज्यादा हाइड्रेशन होगा उसका, तब तो सर उसकी साइज सबसे बड़ी होगी, तब तो उसकी कंडक्टिविटी सबसे कम आनी चाहिए थी। लेकिन सबसे ज्यादा क्यों आती है, कोई बताएगा? वो कुछ जंप वाला केस होता है शायद से। कोऑपरेटिव इफेक्ट। उसको बोलते हैं ग्रोथस जंपिंग मैकेनिज्म। ड्यू टू द ग्रोथस जंपिंग मैकेनिज्म H प्लस और OH माइनस जंप करते हैं, चलते नहीं है, जंप करते हैं, ठीक है। जिससे वो बहुत तेजी से, बहुत फास्टली मूव करते हैं मीडियम के थ्रू, और उनकी कंडक्टिविटी मीडियम की बहुत हाई होती है। बात कुछ समझ में आई? हाँ जी सर एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ बेटे, सर रिपीट कर दीजिए, कौन सा सर? मैं थोड़ा समझ नहीं H प्लस जो था ये बहुत छोटा है, सबसे स्मॉलेस्ट आयन है, तो इसकी कंडक्टिविटी बहुत लो होनी चाहिए थी ना, क्योंकि पानी में जाके बड़ा हो जाएगा। लेकिन जब हमने इसको पानी में भेजा ना, पानी के अंदर जब इसको हमने भेजा, तो डायरेक्ट इसके लोन पेयर के साथ यहाँ शिफ्ट हुआ और ये फ्री हो गया, ये H प्लस फ्री हो गया, ये दूसरी जगह गया, है ना, ये यहाँ पे गया और ये वाला यहाँ से फ्री हो गया। तो ये जंप कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ नहीं गया खुद, ये यहाँ पे आया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, इस तरीके से मूवमेंट होता है। इस फिनोमेनन को बोलते हैं ग्रोथस जंपिंग मैकेनिज्म। ग्रोथस जंपिंग मैकेनिज्म। चलिए, हमने पढ़ लिया डाइपोल डाइपोल, फिर हमने क्या पढ़ा जी, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, फिर हमने क्या पढ़ा, आयन डाइपोल। अब हम जा रहे हैं इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने, जिसका नाम है इंस्टेंटेनियसली इंड्यूस, है ना, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। लंदन फोर्स पढ़ेंगे आज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वांटम मैकेनिक्स की देन है, ठीक है जी। बहुत पूछा जाता है, इसी को हम एक और नाम देते हैं, ठीक है, लंदन फोर्स। क्या बोलते हैं? लंदन। इसी का नाम है डिस्पर्जन फोर्स। चलिए देखते हैं हम लोग क्या है ये, ठीक है जी। नाइनटीन 30 में फिर लंदन ने एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट को लोगों के सामने लेके आए, ठीक है, क्योंकि लोग ये मानते थे कि भाई दो लोगों को पास आने के लिए कुछ जरूरी कंडीशंस हैं, या तो उनके पास अपोजिट चार्ज हो, या एक डाइपोल हो दूसरा इंड्यूस्ड डाइपोल हो, एक आयन हो दूसरा डाइपोल हो, एक आयन हो दूसरा इंड्यूस्ड डाइपोल हो। इस तरीके की अगर कोई बात बनेगी तो दो लोगों में क्या आएगा, फोर्स आएगा, दो लोगों के अंदर क्या आएगा, अट्रैक्शन आएगा, है ना। Sir wants to write on blackboard. तो ये है O2, ये है H2,
ये है Cl2, ये है He, एक कंप्लीटली परमानेंट गैसेस है, ठीक है, और नॉन पोलर, कैसे हैं, नॉन पोलर, मतलब इनके अंदर पोलरिटी आ जाए, इस बारे में किसी ने सोचा भी नहीं। ओके, कैसे पोलर होंगे इस बारे में किसी के अंदर कोई ख्याल ही नहीं आया। अब देखो लेकिन ये हीलियम कभी कभी लिक्विड बन गया, भाई बनाया ही था ओम्स ने, मैंने बताया ही था। हाइड्रोजन को भी लिक्विफाई कर लिया था -80 डिग्री से नीचे जाकर के। O2 भी लिक्विफाई हो रहा है, Cl2 भी लिक्विफाई हो रहा है। ये ना तो कहीं से डाइपोल दिख रहे हैं, न इनमें कहीं पे आयन है। तो इस प्रॉब्लम को क्वांटम मैकेनिक्स की सहायता से सुलझाया था किसने, 1930 में हिट्ज लंदन नाम है किसी का, उन्हीं के सम्मान में इस कोर्स का नाम है लंदन। वो कहते हैं, मान लीजिए कि आपके पास एक हीलियम है, ठीक है जी, हीलियम को मैं एज एग्जांपल ले रहा हूँ, प्लीज ध्यान से देखिए। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भैया, 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, और इसका प्लस वाला पोर्शन सिमेट्रिकल है ना, ये क्या है, सिमेट्रिकल है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है कि पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट फिक्स, है ना। हमारी जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो कहती है कि इलेक्ट्रॉन तो वेव नेचर रखता है, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट फिक्स, एक जगह पे रह नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, बहुत तेजी के साथ मूव कर रहा है, इधर उधर रैंडम मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। यहां से कॉन्सेप्ट क्या जनरेट हुआ कि एक क्षण के लिए सोचो, आप एक पर्टिकुलर सेकंड के लिए सोचो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ बीचों बीच में ना होकर के कुछ टाइम के लिए, एक सेकंड के 1/लाख पार्ट में ये इलेक्ट्रॉन दोनों यहाँ तो आए होंगे नहीं आए होंगे भाई, जब घूम रहे हैं एक ऐसा पर्टिकुलर इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर क्षण ऐसा रहा होगा जब दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आए रहे होंगे। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आए होंगे तो उसी टाइम में ये प्लस वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा, ठीक है जी, प्लस वाला पोर्शन इधर शिफ्ट होगा, क्योंकि भाई काउंटर बैलेंस करना है। तो माइनस यहाँ आ गया, माइनस यहाँ आ गया, प्लस यहाँ आ गया। ये जो सिस्टम बना है बहुत कम टाइम के लिए बना है जी, बहुत, इसका नाम है इंस्टेंटली इंड्यूस्ड डाइपोल। लेकिन जैसे इसके अंदर ये फिनोमेना एक क्षण के लिए हुई, पड़ोसियों के अंदर भी हलचल हुई। पड़ोसी का जो मॉलिक्यूल था उसके प्लस इसके प्लस ने उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया, लो। और ये एक इंस्टेंट के लिए हुआ, याद रखिएगा, नहीं तो आप कहोगे सर कितने देर तक हुआ, बहुत कम टाइम के लिए बन गया। ये बहुत लो टेम्परेचर पे होता है, ठीक है जी, इसी का नाम है लंदन फोर्स, और इसी का नाम है डिस्पर्जन फोर्स। बात समझ में आ गई कुछ, हेलो सर ये हमेशा होता रहता है ऐसे? हाँ जी, जब हम लो टेम्परेचर पे ले जाते हैं तो। और जो इनके लिए फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, या इक्वल टू हो सकता है, या एनर्जी जो होती है फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r की पावर 6, ठीक है जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो भाई। हीलियम लिक्विड हो गया, 3 केल्विन पे हीलियम लिक्विड हो गया, एट 3 केल्विन हीलियम लिक्विड हो गया। आपने कहा हीलियम लिक्विड हो गया, मैंने कहा लिक्विड हो गया, लेकिन लिक्विड के पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन तो है। यहां किस तरीके का अट्रैक्शन बताओ। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके जूल थॉमसन को लगा करके लिक्विफाई तो कर लिया, लेकिन थ्योरी में क्या बताओगे लोगों के कि ये लिक्विड हुए तो क्यों हुए, कैसे पास आ गए, कौन सी बॉन्डिंग इनके अंदर है ना। तो उस बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया था किसने, फिर लंदन ने 1930। उस बॉन्डिंग का, उस बॉन्ड का नाम क्या था, लंदन फोर्स, उसी का नाम है डिस्पर्जन फोर्स, उसी का नाम है इंस्टेंटली इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। जैसे इसको बताने के लिए कि O2 क्यों लिक्विफाई होता है, Cl2 क्यों लिक्विफाई हो जाता है, H2 क्यों लिक्विफाई होता है, हीलियम क्यों लिक्विफाई हो सकता है। बात समझ में आ गई सबको, या तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? यस सर। बताओ। नो सर। ठीक है, आज थोड़ी मेरी तबीयत ना डाउन है, तो आज मैं ये क्लास यहीं तक रखूंगा, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे, संडे एक्स्ट्रा क्लास भी लेंगे हम लोग, कल हम इसको खत्म कर दें, ठीक है, लिक्विड स्टेट। आज आप लोग प्लीज जो हमारा टेस्ट है उसको आप लोग लगाएंगे, ओके।